चलिए दोस्तों, अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम लोग मॉन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टागू चेम्सफोर्ड, देखिए, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, दूसरे वाइसरॉय हैं। मॉन्टागू भाई साहब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गए, चेम्सफोर्ड उस वक्त के वाइसरॉय या गवर्नर जनरल। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि ये आपसे पूछ दें कि भाई ये जो प्रोविजन था ये किस में आया। जैसे मान लीजिए पूछ देते हैं कि डायरकी एक शब्द है, किस रूल के अंतर्गत भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, और ऑप्शन में दे देंगे चार्टर एक्ट, मान लीजिए 1893, मॉन्टागू चेम्सफोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हमको प्रोविजंस देखना है। प्रोविजंस के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताते चलूंगा, समझते चलेंगे। पहला प्रोविजन क्या है कि यहां रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस हो गया। क्या है मतलब कि जो सेंटर का कंट्रोल प्रोविंस पे होता था, जैसे आज के दौर में क्या है, सेंटर है और स्टेट्स हैं, तो सेंटर का जो कंट्रोल स्टेट्स पे होता है उसको थोड़ा यहां पे रिलैक्स किया गया। मतलब उस दौर में प्रोविंसेस, स्टेट्स कैसे, बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, कि सेंट्रल में क्या सब्जेक्ट रहेगा, प्रोविंसेस में क्या सब्जेक्ट रहेगा, इसको बहुत क्लियरली बता दिया गया। साथ में जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उनको बोला गया भाई अपने अपने एरियाज में लॉज बनाइए, जो आपको रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिया गया है। लेकिन फिर भी सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए अभी भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी फॉर्म का ही गवर्नमेंट यहां पे चालू रहा। अगले पॉइंट में देखिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल है। आज जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा, लोकसभा है, या कुछ स्टेट्स में विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो हो जाता है बाई कैमरलिज्म, मतलब द्विसदन, दो सदन। तो यहाँ पे भी सेंटर में अब दो सदन की बात हुई, एक अपर हाउस जो आज की जैसे राज्यसभा है, और एक लोअर हाउस जो आज लोकसभा है। तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहली बार बाई कैमरलिज्म हमारे यहाँ अब आ गया। तीसरी बात क्या है कि इन तमाम लोगों को, मतलब ग्रुप ऑफ लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। दोस्तों ये हमने पहले बात कर रखा, 1909 के जब मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स की हमने बात की थी, तो दोबारा से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर देख लीजिए, अब सिखों को दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को दे दिया गया, और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। तो इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इलेबोरेटेड पहले से है। यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरकी, जो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा था कि डायरकी कब आया, अगर ये पूछ दिया जाए तो इसको याद रखिए। डायरकी है क्या वो समझ लेते हैं, और मोटा मोटी एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है कि डायरकी आपका आया इस वक्त, कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टागू चेम्सफोर्ड एक्ट जो था आपका, या रिफॉर्म्स जैसे भी कहते हो। डायरकी देखिए ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, और इसका मतलब होता है रूल ऑफ टू। जैसे मैंने आपको याद दे दिया, डायरकी इसका मतलब क्या है, रूल ऑफ टू। और ये जो वर्ड है, जैसे मैंने बोला, ग्रीक वर्ड से लिया गया, डाई आर्के, जिसका मतलब था डबल रूल। अब डबल रूल क्या है, यहां पे क्या किया गया, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि प्रोविंसेस और सेंटर के पावर को क्लियरली डिफाइन किया गया। प्रोविंसेस में क्या है ना कि अब कुछ पॉपुलर मिनिस्टर्स आने वाले थे, कुछ इलेक्ट होके आएंगे, तो इन लोगों के हाथ में कुछ पावर दिया गया, और कुछ पावर जो है वो गवर्नर के हाथ में रह गया। तो ये जो पावर इनके हाथ में आया, जो मिनिस्ट्री आया, उसको कहे ट्रांसफर्ड मिनिस्ट्री, और जो गवर्नर के पास रह गया उसको कहते हैं रिजर्व मिनिस्ट्री। रिजर्व मतलब रिजर्व रह गया गवर्नर के पास ही, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर कर दिया गया। यूजुअली क्या था कि ट्रांसफर्ड मिनिस्ट्रीज वैसी मिनिस्ट्रीज थी जिसमें काम रहता था, मतलब जनता की भलाई से जुड़ी हुई चीजें थी, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और जहां भी पावर से जुड़ी हुई बातें थी वो अभी भी रिजर्व रह गई, जैसे क्या फाइनेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, तो ये रिजर्व रह गया। तो एक जगह गवर्नर पूरा चला रहा है, दूसरी जगह पॉपुलर मिनिस्टर चला रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलर मिनिस्टर गवर्नर के बराबर हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि पॉपुलर मिनिस्टर अगर कोई चीज कर भी दे तो गवर्नर उसके ऊपर वीटो चालू कर सकते थे या वीटो लगा सकते थे। मैंने कहा पॉपुलर मिनिस्टर और गवर्नर ये क्या हो गए, अब ये दोनों एग्जीक्यूटिव हेड हो गए। एग्जीक्यूटिव क्या मतलब सरकारी तंत्र का हिस्सा हो गए ये दोनों। अब जैसे मैंने कहा कि सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं या तो रिजर्व्ड हो गई या तो ट्रांसफर्ड हो गई। ट्रांसफर्ड किसके पास गया, मिनिस्टर्स के पास चला गया। तो कुछ चीजें रिजर्व सब्जेक्ट है, कुछ ट्रांसफर्ड है।
अब जैसे मैंने पहले कहा, रिजर्व सब्जेक्ट क्या है, वो गवर्नर के पास रहेंगी और गवर्नर को इसमें मदद करने के लिए उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगा और इस काउंसिल को जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल है उससे कोई मतलब नहीं होगा। वहीं पर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट किसके पास चला गया, अभी भी गवर्नर के पास है लेकिन विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मुखिया अभी भी गवर्नर है लेकिन हाँ भाई कुछ पॉपुलर मिनिस्टर आ गए हैं। मैंने पहले ही कह दिया, मुखिया के पास अभी भी किस बात का पावर है, वीटो करने का। अगर बिल उसको पसंद नहीं है खारिज कर दीजिए, अपने पास रख लीजिए और ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, इसको एकदम याद रखना है। डायरकी कब आया वो हमने देख लिया, डायरकी क्या होता है वो हमने देख लिया, और गवर्नर का पावर अभी भी बहुत ज्यादा है जो कि इस चीज से आपको पूरा पूरी दिख गया होगा। अब इसके बाद जो चीज हमको याद रखनी है दोस्तों वो है कि वुमेन को पहली बार वोटिंग का राइट दिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। साथ में दोस्तों एक और चीज हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात की गई। बोला गया कि भाई एक पीएससी बनाइए, और इसी के कारण बाद में जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, जो आज के डेट में यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, 1926 में रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए इसको बनाया गया बाद में। तो ये कहां से आ रहा है, ये यहीं से आपका आ रहा है, इसको देख लीजिए। लास्ट में ये भी कहा गया कि भाई 10 साल के बाद एक कमीशन बैठाइएगा जो मेरे काम को, जिस तरह से मैंने काम किया उस पर इंक्वायरी करे और रिपोर्ट दे। यहीं पे बता दे रहा हूं, ये कमीशन बाद में हम लोग पढ़ेंगे, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इससे जुड़ी 2-4 सवालों को देख लेते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड किस चीज को बताया, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के पावर का सेपरेशन, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जुरिस्डिक्शन को, पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय। दोस्तों इन दोनों की तो हमने बात ही नहीं की है कहीं भी, जुडिशरी का कभी नाम नहीं लिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय के पावर की बात हमने की नहीं। जहां नाम भले ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड है लेकिन इनके पावर को डिफाइन ये नहीं कर रहा था। लास्ट चीज बच गया, जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट या नन ऑफ द अबव। तो हमने ये तो देखा ना कि क्लियरली बताया गया कि किसको क्या काम मिलेगा, कौन क्या काम करेगा, तो ये एकदम सही है। आंसर आपका हो गया बी। अब ये क्वेश्चन है कि भाई ये जो प्रपोजल है ये किस चीज से जुड़ा हुआ था, सोशल रिफॉर्म से, एजुकेशन से, पुलिस से या कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ था, अभी जस्ट हमने देखा, इसमें सोशल रिफॉर्म्स की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। एजुकेशनल की अंदर में भले हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर, क्योंकि एजुकेशन एज अ मिनिस्ट्री गोज टू ट्रांसफर्ड मिनिस्टर्स या ट्रांसफर्ड मिनिस्ट्री जो ऑप्शन था, लेकिन ओवरऑल बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की थी। बड़ा इजी सवाल है, डी है आंसर। इसके बाद डायरकी का मतलब पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय हिस्ट्री में डायरकी किस चीज को बोलते हैं। ये बोल रहा है सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 हाउस में बांटना, लेकिन ये तो हमने देखा ये बाइकैमरलिज्म है, राज्यसभा लोकसभा टाइप। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, लेकिन दोस्त यहाँ पे 2 गवर्नमेंट है, सेंटर स्टेट। लेकिन डायरकी में हमने क्या बात किया था कि भाई रूल ऑफ 2, लेकिन दोनों एक ही जगह होंगे, अलग अलग नहीं। 2 सेट ऑफ रूलर, एक लंदन एक दिल्ली, जी नहीं, ऐसा तो कोई बात ही नहीं हो रहा है। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, जी हाँ हमने ये बात की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसको याद रखना है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब क्या है कि हमको 2 मूवमेंट की बात करनी है, क्योंकि 1919 हमने देख लिया, हमने रॉलेट एक्ट देख लिया, हमने जलियांवाला बाग देख लिया। अब 1920 में इन तमाम चीजों के खिलाफ 2 बड़े मूवमेंट शुरू होते हैं। एक का नाम खिलाफत, दूसरे का नॉन कोऑपरेशन। खिलाफत, खलीफा वर्ड से आता है आपका ये खिलाफत वर्ड, और ये खलीफा कहाँ से आ गया, ये खलीफा उस वक्त के टर्की के रूलर को कहते हैं, टर्की आज का भी मॉडर्न टर्की, और इनके नाम पे ये खिलाफत आया। नॉन कोऑपरेशन हो गया आपका असहयोग आंदोलन, कि भाई नहीं कोऑपरेट करेंगे, सहयोग ही नहीं करेंगे आपसे, आप मुझसे बात करना चाहते हो मैं नहीं बात करूंगा, इसके लिए जेल थोड़ी डाल दोगे, नहीं डाल सकते, तो हम आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहते, नॉन कोऑपरेशन करेंगे। 2 मास मूवमेंट है। मास मूवमेंट मतलब बहुत बड़े हुजूम में, जमात में लोग आएंगे, पावरफुली अपोजिशन करेंगे ब्रिटिशर्स का। और इसमें जो पहला है, एकदम संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि कारण क्या था नॉन कोऑपरेशन का, भाई आया क्यों, कुछ तो आप भी समझिए। जलियांवाला बाग हुआ है 1919 में, हम लोग दुखी हैं, भाई हमारे लोगों को आपने मारा।
विश्व युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन विश्व युद्ध के दौरान जो सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिस तरीके से हमारे लोग मतलब इस आर्थिक मंदी को देख रहे थे, या यूं कहें कि जो राइज इन प्राइसेस था, इन्फ्लेशन था, उसको देख रहे थे, तो हमको उसका भी दुख था। तीसरा, भाई मोंटागू चेम्सफोर्ड या रॉलेट एक्ट, दोनों से ही हम लोग खफा थे। रॉलेट एक्ट स्टिक है और मोंटागू चेम्सफोर्ड कैरेट है, लेकिन उतना नहीं जितना हमको चाहिए था। हम तो और चाहते थे, हम चाहते थे कि भारतीयों को और हिस्सा मिले और मौका मिले। हम चाहते थे कि भारतीयों के हाथ में भारत की बागडोर हो, लेकिन वो सब हुआ नहीं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पहला कारण, जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मोंटागू चेम्सफोर्ड, डायरकी हमें पसंद नहीं आया। हम तो चाहते थे कि इंडियंस हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो, अपना रूल हो। रॉलेट एक्ट, हमने बोला ही कि भैया ये एक्ट बड़ा ही जालिम एक्ट है, हमको ये भी पसंद नहीं आया। तीसरा, जलियांवाला बाग मैसेकर की बात हमने की, और इसके बाद जो हंटर कमीशन आया उसका भी जो रवैया देखा वो भी हमको पसंद नहीं आया। चौथा, खिलाफत मूवमेंट का जो कारण होगा वो भी इसका कारण बन गया, कि जिस तरह से खलीफा के साथ अंग्रेज ट्रीटमेंट दे रहे थे वो भी हमको पसंद नहीं आया। और आखिरी में वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई बातें, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई, डिप्रेशन, जो मंदी आई हुई है, और अनएम्प्लॉयमेंट, जो जॉब्स की कमी है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करने के लिए भारतीय लीडर्स और स्पेसिफिकली गांधी जी को फोर्स करती है। तो इन कारणों से आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू तो हो गया है। अब जैसे उन लोगों ने क्या कहा, महात्मा द डिक्टेटर, वो कह रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी डिक्टेटर हो गए हैं, ये जो मूवमेंट वो चलाने चल रहे हैं। तो दूसरा मूवमेंट क्या है, खिलाफत। दोस्तों, मैंने जैसे कहा ना कि खलीफा नाम का एक व्यक्ति है, ये एक पोस्ट है, खलीफा। अब ये व्यक्ति खलीफा जो है, जिसको भी ये पोस्ट मिला, वो तमाम विश्व में मुसलमानों का, इस्लाम का स्पिरिचुअल भी गुरु है और पॉलिटिकल हेड भी है। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक जो भी बातें होंगी, खलीफा उसका हेड है, और पॉलिटिकल हेड मतलब उनके पॉलिटिक्स को किस तरीके से जाना चाहिए, विश्व में क्या हो रहा है, उनको कैसे उसके खिलाफ या उसके प्रति एक्ट करना चाहिए, ये तमाम चीजें खलीफा डिसाइड करता था। अब वर्ल्ड वॉर 1 अभी खत्म हुआ है, विश्व युद्ध खत्म हो रहा है। विश्व युद्ध में ये टर्की जो था वो जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ रहा था, और ये हार गए हैं। हमें पता है कि इनके अगेंस्ट वाले कौन थे, यूके, ब्रिटेन वाले थे, यूएसए था, शुरुआत में रशिया भी था, बाद में अलग हो गया, फ्रांस था, और ये लोग जीत गए थे। अब जीतने के बाद ये लोग टर्की हो, जर्मनी हो, सब पे एक नए तरीके से ला रहे थे कानून। जैसे ट्रीटी, एक नाम जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वो आया जर्मनी के ऊपर। तो तमाम दुनिया के उस वक्त के जो मुसलमान थे उनको थोड़ा डर लगने लगा कि भाई खलीफा के साथ ये किस तरह से पेश आएंगे, खलीफा का पावर कितना रह जाएगा, कितना छीन लेंगे। तो इस बात का उनको डर लगने लगा, और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए, ये वर्ड खिलाफत कहां से आया, मैंने कहा कि ऑफिस ऑफ खलीफा से आया। और खलीफा या कैलिफ कौन है, टर्की का है। ये स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल हेड है मुस्लिम वर्ल्ड का। क्यों हुआ, क्या हुआ, हमने अभी कहा, टर्की जर्मनी के साथ था, अलाइड पावर से ये युद्ध हार गया वर्ल्ड वॉर 1। और हारने के बाद विक्टोरी पावर, जिन लोगों के हाथ में विक्ट्री आई है, विक्टोरियस पावर जो लोग हैं, वो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी जर्मनी पे लाए, जिसका नाम हमने बोला ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और ऐसी ही ट्रीटी आगे जाकर टर्की पे भी लगाने वाले थे, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सर्व्स। तो अब डर लग रहा है लोगों को कि भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अब यहां पे दो बड़े लोग, इनका नाम दोस्तों याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म में अली ब्रदर्स, जो यहां लिखा हुआ है, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, दो नाम हैं। इन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई भारत के अंदर, सेटअप किया कि भाई खिलाफत मूवमेंट चलाएंगे, और इन्होंने कुछ बेसिक डिमांड्स रखी। डिमांड मोटा मोटी इस तरह से समझिए कि भाई खिलाफत मूवमेंट का डिमांड ये था कि खलीफा के साथ हार गया खलीफा, ओके, लेकिन खराब ट्रीटमेंट मत करो, इतना जमीन जायदाद उसके लिए छोड़ दो जिसके तहत वो इस्लामिक वर्ल्ड का सेफगार्ड कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये कुछ चीजें इन्होंने डिमांड करनी रखी। तो अब इस दोनों मूवमेंट को हम साथ ले सकते हैं और बोलते हैं कि भाई खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम चालू हुआ। पहली मीटिंग दिल्ली में नवंबर 1919 के अराउंड में होती है। इंपॉर्टेंट चीज जो हमको याद रखना है कि भाई गांधी जी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जो ये बोलती है कि भाई चलो साथ में कोई मास मूवमेंट किया जाए और एक यूनाइटेड नॉन कोऑपरेशन दिखाया जाए, असहयोग किया जाए। तो इस चीज को याद रखिए कि गांधी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बनते हैं। देखिए,
कांग्रेस के अंदर थोड़ा डाउट था, कांग्रेस बहुत हैप्पी नहीं थी इस चीज को लेकर कि गांधी जी खिलाफत मूवमेंट चालू करना चाह रहे हैं और उनके साथ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डर जरूर गांधी जी के या कांग्रेस के अंदर में था कि भाई गांधी क्या करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा, कांग्रेस की सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन कांग्रेस यूनाइटेड नहीं है। तिलक जैसे बड़े लीडर अपोज कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये रिलीजियस इशू है खिलाफत, क्योंकि खलीफा उनका रिलीजियस स्पिरिचुअल हेड है, और ऐसे में इसमें शामिल होना मेरे को सही नहीं लग रहा। तिलक का मानना था, उनका डाउट्स तो सत्याग्रह के ऊपर भी था कि भाई ये कितना सही कितना गलत होगा, और साथ में यहाँ नॉन कोऑपरेशन में जो बॉयकॉट ऑफ काउंसिल की बात थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम शामिल नहीं होंगे, इसको भी लेके कई कांग्रेसी नेता जैसे चित्तरंजन दास हो गए, ये लोग अपोज कर रहे थे। ये कह रहे थे भाई कांग्रेस को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, हमको बाकी आप बॉयकॉट करो, बाकी चीज में नॉन कोऑपरेट करो, इस जगह हमको साथ में उनके रहना चाहिए। गांधी सबको मना लेते हैं और बोलते हैं भाई हम चालू करेंगे, हम करेंगे ये चीज। तो चलिए, इस तरह से अब शुरू हो रहा है मूवमेंट। और इस मूवमेंट में एक चीज याद रखिएगा, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे बस एक पैरा में आपको यह समझाना है कि यहां पे हो क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या होना है। बॉयकॉट करिएगा आप किसका? स्कूल का, कॉलेज का। बॉयकॉट करिएगा कोर्ट का, और जस्टिस लेने के लिए जाइए पंचायत के पास। काउंसिल नहीं जाना है, नहीं इलेक्शंस में भाग लेना है। फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट करिए, खादी का इस्तेमाल करिए, और हाथ चरखा हैंड स्पिनिंग का इस्तेमाल करिए। और जितने भी गवर्नमेंट टाइटल हैं जैसे राय बहादुर हो गया, सर हो गया, उनको वापस करिए, या ऑनर जो भी आपको मिला रेनन्सिएट करिए, वापस कर दीजिए, त्याग दीजिए। तो ये सारी बातें नॉन कोऑपरेशन की। तो इसको समझिए दोस्तों, अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, काउंसिल में हम नहीं खड़े होना चाहते, क्लोथ हम आपका फॉरेन वाला नहीं पहनेंगे, खादी पहनेंगे, और हम टाइटल भी नहीं लेना चाहते, अरेस्ट थोड़ी कर लोगे? नहीं कर सकते ना। हम तो बस बोल रहे हैं हम नहीं कोऑपरेट करेंगे तुमसे, खत्म, वैसे चलेगा। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी यहां पे दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस मूवमेंट का स्प्रेड क्या हुआ, पूरे देश में फैला। गांधी अली ब्रदर्स के साथ पूरे देश में घूमे, बहुत लोग अरेस्ट हो गए। देखिए 90,000 तो सिर्फ स्टूडेंट अपने स्कूल कॉलेज को छोड़ दिए। ये बस बताने के लिए, आप भूल भी जाएं तो चलेगा, लेकिन इसको समझिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कितना बड़ा लेवल पे चल रहा है। इंग्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बोला गया भाई हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं शामिल होंगे इनके साथ। इसके अलावा बहुत सारे भारतीय इंस्टीट्यूशंस को चलाया गया, जैसे आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लालाजी, जाकिर हुसैन जैसे लीडर्स ने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट चालू किए। ये याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के इस वक्त प्रिंसिपल भी बन जाते हैं, बड़ी बात है। इसके अलावा काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया जैसे कई कॉलेजेस को यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। क्योंकि देखो, हमने कहा बॉयकॉट कर दो, ठीक है भाई, बच्चा है जो स्कूल नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, अंग्रेज का जो स्कूल कॉलेज है, लेकिन कहीं तो पढ़ेगा ना, ऑप्शन तो दीजिए। कहाँ ऑप्शन दे रहे हैं? ये दे रहे हैं, विद्यापीठ चालू कर रहे हैं, काशी, बिहार, गुजरात या जामिया मिलिया, यहाँ आके पढ़िए जिसको जो पढ़ना है। और आप देख सकते हैं किस तरह के बड़े लोग, नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, लालाजी, जाकिर हुसैन जैसे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो भाई अच्छा ही कॉलेज स्कूल होगा। इसके बाद जैसे मैंने कहा, अंग्रेजी कपड़ों को छोड़ देना है, बॉयकॉट कर देना है। अंग्रेजी कपड़ों का वो होलिका दहन मनाएंगे, पब्लिकली उनको जला दिया जाएगा, और इनका इंपोर्ट भी जो है, क्योंकि अब पहनोगे नहीं तो इंपोर्ट क्यों होगा, आधे से ज्यादा गिर गया इनका इंपोर्ट। खादी इसके जगह पहनने लगे, फिर रोटी, कपड़ा, मकान सब चाहिए। कपड़ा अगर इसका छोड़ा तो खादी लेने लगे। खादी और चरखा जो है पूरे देश में यूनिटी का और सेल्फ रिलायंस का सिंबल बनने लगा है कि भाई अब हम लोग खुद पे आश्रित है, किसी और पे आश्रित नहीं है। हम लोग को किसी का कोई मदद का जरूरत नहीं है। इसके अलावा जहां जहां ये दारू बेचा जा रहा है फॉरेन लिकर, उसको शॉप्स को हम लोग घेर ले रहे हैं। टॉडी शॉप जो ताड़ी की दुकान है, उनको हम लोग घेर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं बेचो। लॉयर्स जो हैं जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, कैसे ऐसे बहुत टी प्रकाशम हो गए, बड़े बड़े लीडर्स ने बोला कि भाई हम भी लॉ का प्रैक्टिस बंद कर रहे हैं। और आखिर में सोशल बॉयकॉट, मतलब कहते हैं ना कि हुक्का पानी बंद कर देना, मतलब अंग्रेजों से हमको कोई मतलब ही नहीं रखना। अब ये अंग्रेज कॉलोनी है, ये जो हजाम हमेशा जाता था बाल काटने, बोल रहा है भाई हम नहीं जाएंगे, तुम्हारा बाल हम नहीं काटेंगे। ये जो बढ़ाई जाता था लकड़ी का काम करने, ये बोल रहा है भाई हम नहीं जाने वाले। तो इन लोगों ने शुरुआत क्या कर दिया है, सोशल बॉयकॉट शुरू कर दिया है। किनका? अंग्रेजों का। भाई इतना बड़ा आप चालू किए हुए हो मिशन, पैसे की जरूरत है। तिलक स्वराज फंड चालू किया जाता है। तिलक जी मर चुके हैं, तिलक 1920 में अगस्त महीने में मर चुके होते हैं, बूढ़े हो गए थे, 64-65 साल के थे।
इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इनके नाम पे तिलक स्वराज फंड बनाया गया कि पैसा जमा करो और इस मूवमेंट को चलाओ। और 1 करोड़ रुपए उस जमाने में, आप सोच लीजिए 100 साल पहले की बात हो रही है, और तब इतना पैसा जमा किया गया। कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स को, क्योंकि पुलिस का भी तो बोला गया था इस्तेमाल नहीं करने के लिए, तो कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स को बनाया गया, उनसे मदद ली गई कि कहीं अगर कोई दिक्कत है आप लोग आइए मदद कीजिए। बहुत जगह ये सारे किसान मूवमेंट शुरू हुए, मोपिल्ला है, सिख एजिटेशन है, एका है, अवध है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे किसान वालों में। तो ये तमाम चीजें उस दौर में होने लगी। अब इसमें लास्ट पार्ट जो आपको याद रखना है दोस्तों, अचानक से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म क्यों कर दिया गया। तो यहाँ एक चौरी चौरा नाम का इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा एक छोटा सा गांव है यूपी में, गोरखपुर के पास। वहां 5 फरवरी को 22 पुलिस वालों को पब्लिकली जला दिया गया था। क्या हुआ, इन्होंने, कुछ लोग बैठे हुए थे, ये पुलिस वाले लोग आए, उन पे अत्याचार कर रहे थे। इन लोगों ने क्या किया, और बाकी लोगों के साथ मिलकर इन तमाम 2200 पुलिस वालों को उन्होंने जला दिया, एक थाने में बंद करके। अब इसके बाद गांधी जी ने यह फैसला लिया कि भाई हम ये मूवमेंट खत्म कर रहे हैं। देखिए उस दौर में कई सारे ऐसे कांग्रेसी लीडर्स थे जिनका मानना था कि गांधी जी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन फिर गांधी जी की ये सोच थी, ये मजबूरी थी कि भाई अगर आज हम उनके 22 लोगों को मार रहे हैं, कल वो भी बहुत लोगों को मार सकते हैं, ये जो वायलेंस है ये और बढ़ेगा ही। तो और गांधी जी का हमने देख रखा है कि वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। साथ में गांधी जी का ये भी मानना है कि भाई इस तरह की जो घटना हुई है या जो इंसिडेंट हुआ है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि भाई मेरे लोग जो है ना अभी तक समझ नहीं पाए कि हम सत्य अहिंसा के नाम पे बोलना क्या चाहते हैं। तो ये चीजें गांधी जी साफ बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के अंदर थोड़ा विभाजन जैसा होने लगा। कई कांग्रेसी बोल रहे थे कि गलत स्टेप है, कई कांग्रेसी बोल रहे थे गांधी जी ने उठाया है, सही उठाया होगा। तो दोनों ही साइड के लोग अब कंफ्यूजन में थे, और ऐसे में कांग्रेस जो है 2 धड़ों में बट रही थी। क्योंकि एक जो बोल रहा है ये नहीं अभी खत्म होना चाहिए था, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट वायलेंस का हो ही सकता है, और दूसरे बोल रहे थे कि भाई नहीं जी, गांधी जी में पूरा भरोसा है, उन्होंने सही डिसीजन लिया होगा। तो इस तरह से 2 ग्रुप में ये पूरा बट गया है आपका कांग्रेस, एक जो गांधी जी के साथ है, और दूसरा जो CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू टाइप के लोग थे, जो इससे खुश तो नहीं थे, बड़े नाखुश थे, बहुत ही सरप्राइज, बिविल्डर हो रहे हैं, सरप्राइज इकट्ठा करके सरप्राइज दिखा रहे हैं कि भाई ये क्यों कर रहे थे आप, ये क्यों किया आपने। और इसी में से CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग अब कांग्रेस से एक अलग पार्टी बनाने की बात करते हैं, जिसका नाम ये स्वराज पार्टी, कई जगह कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा कि हम ये पार्टी बनाएंगे, गांधी की लीडरशिप को हम रिजेक्ट करते हैं, हम इनकी लीडरशिप को नहीं मानते।